हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कंपटीशन हब। और इन वीडियो सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी पीसीएस 2022 की जो 12 जून 2022 को परीक्षा हुई है उसमें जो भी दूसरी पाली में जो सीसैट का पेपर हुआ था, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर बताए जा रहे हैं इसमें सबसे पहली वीडियो में हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर्स जो भी थे वो आपको बताए गए हैं, जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहे हैं अभी हम। उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रीजनिंग और मैथ्स के पार्ट 1 की एक वीडियो डाल दी जिसमें कुछ क्वेश्चंस को बताया गया। और आज की वीडियो में भी हम आगे के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये सीरीज़ डी के हैं, सीरीज़ डी के क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 99, द वैल्यू ऑफ पी इज। तो इसमें आप देखिए, पहली वाली बता रहा है कि पी और क्यू रेशियो में है 5:6 के। तो पी और क्यू का जो रेशियो है वो 5:6 का है। इसका मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि पी अपॉन क्यू जो है वो बराबर है 5/6 के। यहाँ से अगर हम लोग क्यू की वैल्यू को निकालें तो क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए ये 6 5 के पास पहुँच जाएगा। ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 इंटू पी हो जाएगा। और यहाँ 5 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है और इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और ये आ गया हमारा q इक्वल्स टू 6p/5। ये हमने q की वैल्यू निकाल ली है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों के वर्गों का जो डिफरेंस है, मतलब सब्ट्रैक्शन है, वो 99 के बराबर है। तो दूसरी चीज़ जो हमको दी हुई है वो ये है कि p² माइनस q² जो है वो 99 के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इस q की वैल्यू को यहाँ पर ला के हम लोग रख देंगे। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको p² की बजाय q² माइनस p² लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको लिख देते हैं हम लोग q² माइनस p²। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये q की जगह 6p/5 यहाँ पे रख देंगे। तो q की जगह हमने रख दिया 6p/5 का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस में ये p² को और रख लीजिए, इक्वल्स टू में 99 है। तो बस हमने q की जगह 6p/5 रख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और p का स्क्वायर हो जाएगा p² और माइनस में इधर भी एक p² है और बराबर में 99 है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो ये यहाँ से LCM ले देंगे। तो LCM लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 p² माइनस 25 p² और अपॉन में आ जाएगा 25 और इक्वल टू में हो जाएगा 99। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देते हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना बन जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होने पर बनेगा 11। ठीक है, 6 माइनस 5 1 और 3 माइनस 2 भी 1, तो ये 11 p² अपॉन 25 इक्वल्स टू 99 बन गया है। अगली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये 11 से 1 टाइम में जाएगा, ये 9 टाइम में इसको काट देगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है p² अपॉन 25 बराबर 9, इतना आ गया p² अपॉन 25 और बराबर में आ गया 9। अब इस 25 को भी इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, इसके आगे का मैं यहाँ से ऊपर कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास है p² है हमारे पास, और इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, इक्वल्स टू में है 25 इंटू 9। ये यहाँ पर डिवाइड में था, बराबर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से इसके ऊपर एक अंडर रूट डाल देंगे, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अंडर रूट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 9। तो आप देख सकते हैं 5 का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट 5 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो ये 5 3 सा 15 आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, p की वैल्यू ये देखिए आ गई है, p की वैल्यू आ गई है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, p की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में हमको निकालना है, इन अ सीक्रेट कोड मैसेज होटल इज कोडेड एज 300। होटल को कैसे बताएंगे कि होटल की वैल्यू 300 है, तो
पूछना है हॉस्टल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए होटल जो है, होटल को कैसे लिखा जा सकता है, HOTEL। तो जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग जानते हैं ABCD, उसमें इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं वो आपको लेफ़्ट टू राइट आप चाहें तो एक पेज पर पहले ABCD लिखते जाएं लेफ़्ट टू राइट Z तक, और A को दे वैल्यू 1, B को दे वैल्यू 2, ऐसे करते जाएं Z तक 26 तक आ जाएगा नंबर। और उसके बाद इन सब की वैल्यू आप वहाँ से देख के देख सकते हैं। तो देखिए H की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, H की वैल्यू होती है 8, O की वैल्यू होती है 15, T की वैल्यू होती है 20, ऐसे ही E की वैल्यू होती है 5 और L की वैल्यू होती है 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 8, 15, 20, 5 और 12। ठीक है, इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे, इनको अगर आप एक इन सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, मतलब इसको 8 को, 15 को, 20 को, 5 को और 12 को, तो आपको ये मिल जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए 16 मिला, और ये गिन लीजिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो होटल में 5 लेटर्स हैं, तो अब आप क्या करिए, इस 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपको 300 मिल जाएगा। ठीक है, तभी इन्होंने बताया था कि होटल को कोड किया गया है 300 में। अब हम लोग जानना चाहते हैं हॉस्टल का क्या होगा। तो हॉस्टल देखिए HOSTEL। ठीक है, तो देखिए इसमें बस क्या हुआ है, होटल में एक एस ही तो और जुड़ गया है। होटल पे आप देखिए तो होटल में सिर्फ एक एस एक्स्ट्रा जुड़ गया है। देखिए बाकी तो वही है, एच है, ओ है, टी है, ई है, एल है, एक एस एक्स्ट्रा में आ गया। तो आपको याद होगा कि होटल का जोड़ कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, तो होटल का जोड़ 60 आया था, आप उसमें सिर्फ एस की वैल्यू जोड़ दीजिए। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता तो एक तरीका और बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 8, इसकी वैल्यू होती है 15, इसकी वैल्यू होती है 19, और टी की वैल्यू होती है 20, टी की वैल्यू होती है 5 और एल की वैल्यू होती है 12। आप सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, बस हमने एस को एक्स्ट्रा में जोड़ा है, बाकी सब सेम है। तो देखिए 8 + 15 + 20 + 5 + 12, इतना तो हमारा 60 आया था। बस 60 में क्या हो गया है, 19 अलग से जुड़ गया, तो ये 79 हो गया। ठीक है, अब बस क्या करिए, जैसे यहाँ पे इसके लेटर्स को गिन के मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसे यहाँ पे भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 79 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 79 में आप जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 474 मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, 9 6 54 होता है, 4 यहाँ किया, 5 कैरी हो गया, और 6 7 42, 42 में आप 5 जोड़ देंगे, 474 आ जाएगा। तो 474 इसका सही ऑप्शन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 60 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इफ x = 1/√3 + 1, कहा गया कि अगर x का मान जो है वो 1/√3 + 1 है, then we have to find the value of 4x³ - 2x² - 8x + 5। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, इस इक्वेशन की हमको वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन है हमारे पास -2, +2, -1 या 0। तो देखिए जब भी अपॉन में अंडर रूट होता है तो डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे किया है हमने, √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि हम ज़बरदस्ती √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी से डिवाइड भी कर देंगे इसको बराबर रखने के लिए। तो √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी किया है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में चीज़ लिखी होती है तो सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, ये जो 1 मैंने यहाँ लिखा है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा √3 - 1 के साथ, और √3 + 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा √3 - 1 के साथ। तो देखिए ये 1 के साथ, ये पूरी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पर देखिए √3 - 1 ऐसे ही आ जाएगा। पर यहाँ पर √3 + 1 और √3 - 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जो कि देखिए क्या आएगा, इधर मैं बता देता हूँ। हमारे
इसके बाद इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे क्या किया हमने, इस 2 से ये 2 यहाँ डिवाइड में था, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के अगर एक तरफ कोई चीज़ प्लस की है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस की हो जाती है। अगर माइनस की है तो इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ वो जाके प्लस की हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, और डिवाइड में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये यहाँ पर डिवाइड में था तो बराबर के मतलब इस इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बना देगा, और इक्वल के इधर √3 - 1 है हमारे पास। इस 1 को भी उठा के हम लोग इधर भेज देंगे, ये 1 यहाँ पे माइनस का है, बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो बन गया 2x + 1 बराबर √3। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी है, दोनों तरफ क्या किया है, इक्वल के बराबर के दोनों तरफ हमने वर्ग किया है यानी स्क्वायरिंग की है। तो वो कैसे होगी, 2x + 1 का होल स्क्वायर होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, √3 का स्क्वायर क्या आ जाता है, वो नंबर को 3, ठीक है। 2x + 1 के होल स्क्वायर को हम लोग किससे छोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग यहाँ पे हम लोग a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि कितना होता है a² + 2ab + b², ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर जो कि 4x² आ जाएगा, फिर 2ab मतलब 2 × 2x जो कि 4x बनाएगा, फिर 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4x रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर में है 3, ठीक है। फिर क्या किया, 4x² + 4x, इस 1 ये 3 को इधर लाएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 1 - 3 क्या बनाएगा, -2। ये 3 क्या होगा, ये 3 यहाँ से उठ के इधर आएगा, और ये 3 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी 1 - 3 = -2, समझ गए। 1 - 3 = -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4x, ये तो ऐसे ही रहा 4x², यहाँ पे प्लस का 4x, यहाँ -2 बराबर 0। इस पूरे में अगर आप देखिए तो 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x², यहाँ पर 2x, और यहाँ -1 बराबर 0। फिर इस 2 को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x² रह जाएगा, प्लस का 2x रह जाएगा, -1, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बराबर के दूसरी तरफ ये डिवाइड में आ जाएगा, किसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में। और अगर कभी भी कोई नंबर के न्यूमरेटर में अगर 0 है, नीचे कुछ भी हो, ऊपर किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर कुछ भी हो, अगर मतलब ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, 2x² + 2x - 1 बराबर 0। तब आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, इसको मैं अगर मिटा भी दूँ तो आप डायरेक्टली बस इतना ध्यान दीजिए कि =2 में क्या आ रहा है, =2 में यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इतनी चीज़ को इसको उठाकर हमने इक्वल की दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये पूरी की पूरी चीज़ माइनस की हो जाएगी। तो 2x² = माइनस का 2x - 1 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए, ये आगे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ उसने हमसे क्वेश्चन में ढूंढने को क्या कहा गया था, हमको इसका मान निकालना है। तो हमको फाइंड क्या करना है, 4x³ - 2x² - 8x + 5। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, तो देखिए इतनी चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। इस पूरे में हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस 2x² की जगह हमने क्या रख दिया, इस 2x² की जगह यहाँ पर देखिए 2x² की हमने वैल्यू निकाली थी -2x - 1। तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बाद में अभी रख देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या किया गया है, अभी तो हमने कॉमन किया है, अभी आप इस पर ध्यान में दीजिए, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ कॉमन किया है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट देखिएगा, यहाँ पर अभी
वाले 2x² की जगह, इस वाले 2x² की जगह हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 4 से ये लिखिए 2x² की वैल्यू क्या थी, ये थी माइनस का 2x माइनस 1, तो उस माइनस की 2x माइनस 1 को हमने इसकी जगह रख दिया, ठीक है। बाकी अपनी जगह वैसे ही रहा, ये 2x माइनस 1 अपनी जगह लिखा है, माइनस का 8x अपनी जगह लिखा है और प्लस का 5 भी अपनी जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1 एक जैसे हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देंगे। आगे एक माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या है, माइनस का 8x और प्लस का 5 है। फिर हमने क्या किया, माइनस को बने रहने दिया, इसके होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जोड़ा। कौन से फॉर्मूले से, यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है a² माइनस 2ab और प्लस का b², ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको खोला हमने, तो ये चीज़ बन के आई, और साथ में क्या है, माइनस का 8x प्लस 5, ठीक है। फिर क्या किया, ये बाहर जो माइनस था, इस माइनस से अंदर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये प्लस का 4x² माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4x² बन जाएगा, माइनस का 4x इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4x बन जाएगा, और प्लस का 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 8x और प्लस का 5 अपनी जगह वैसे ही लिख दिया। फिर क्या किया, ये देखिए, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 4x इस माइनस के 8x से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा, और माइनस का 1 इस प्लस के 5 के साथ जुड़कर प्लस का 4 बना देगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस का 5 और माइनस का 1, 5 माइनस 1 4 बचा, ठीक है। इतनी चीज़ आपके पास आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर, अगर आप इस वाली इक्वेशन पर ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर देखिए 4x² और प्लस का 4x माइनस 2 बराबर था 0 के, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, माइनस 4x² और माइनस 4x, देखिए आपके पास ये था 4x² प्लस का 4x और माइनस का 2 बराबर 0। ये काम करिए, माइनस के 2 को बाएं हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस के 2 को रहने दीजिए, और इस पूरी चीज़ को बराबर के उधर भेजिए। तो जब ये पूरी चीज़ बराबर के उधर जाएगी, तो देखिए ये माइनस का प्लस का 4x² माइनस का 4x² बन जाएगा, और प्लस का 4x माइनस का 4x बन जाएगा, ठीक है। तो वही आप समझ लीजिए कि माइनस के 4x² और माइनस के 4x की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखिए तो माइनस का 2 बन रही है, तो इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 2 रख दिया, ठीक है। और साथ में प्लस का 4 भी था, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्लस का 2, ठीक है। प्लस का 2 इसका सही आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जो कि था 25 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अरेंज बिलो। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इस तरह से आप देख लीजिए, ये इस तरह से आपको एक वहाँ पर एग्ज़ाम में दिया गया था एक पैटर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। कह रहे हैं अगर इफ़ ऑल द लेटर्स वर टू बी अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, अगर हम सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, मतलब ABCD में क्रम अनुसार जैसे वो आते हैं वैसे उनको अरेंज करें, तो कौन सा लेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो जल्दी देखिए मैं इसको बताता हूँ। अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से A B C D E, ऊपर ऐसे आ जाएगा ABCD, और फिर आ जाएगा F G H I J, ठीक है, ABCD F G H I J, फिर आ जाएगा K L M N O, ठीक है, फिर आ जाएगा K L M N O, फिर आ जाएगा P Q S T U, इसमें R नहीं था, ठीक है, P Q S T U, फिर आ जाएगा V W X Y Z, ठीक है, फिर आ जाएगा V W X Y Z। तो आप देख लीजिए W यहाँ पर भी अपनी जगह पर था, और यहाँ पर भी W अपनी जगह पर ही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है C W। तो देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हु साइड्स आर। कह रहे हैं मतलब एक सर्किल है जो कि एक हमारे पास, पहली बात तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ABCD नाम का, जिसकी चारों भुजाओं को, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है जिसमें 4 भुजाएं हों, ठीक है।
तो 4 भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसको एक सर्किल हमारा, एक वृत्त हमारा चारों, उसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, उसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है और चारों भुजाओं के मान दिए हुए हैं, चारों साइड्स के वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए डी की जो चौथी साइड ए डी है उसकी लेंथ बताइए। ऑप्शन है 8, 12, 10, 11। तो देखिए हमारा, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन पूरा कर रखा है, तो इसमें कोई सोल्यूशन ऐसा है कि ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और जो सर्किल है वो इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है। ए बी साइड को टच कर रहा है बी पॉइंट पर, बी सी साइड को क्यू पॉइंट पर, सी डी साइड को आर पॉइंट पर और ए डी वाली साइड को एस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। गिवन क्या है, ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब एक सर्किल जो कि बंद है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में और ए बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, सी डी है 9 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमको ढूंढना क्या है, ए डी की वैल्यू। ठीक है, प्रूफ इसका इस तरह से है कि दैट द सर्किल टचेस द साइड्स ए बी सी डी बी सी एंड ए डी एट पॉइंट पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अब देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई सर्किल होता है, ठीक है, तो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मैं कोई एक ऐसी टेंजेंट बना दूँ, यहाँ पर भी मैं एक ऐसी टेंजेंट बना दूँ, ठीक है, तो आप देखिए दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पर आके मिल रही है। ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं जो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ या लंबाई होती है वो बराबर होती है। इसको स्पर्श रेखा भी हिंदी में बोलते हैं। तो एक ही बिंदु से सर्कल पर डलने वाली दो टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है। तो कुछ यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। ए पॉइंट से आप देखिए, तो ए पॉइंट से अगर आप देखें तो ये ए पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक लाइन जो है वो सर्किल के पी पॉइंट पर टेंजेंट का काम कर रही है और वैसे सर्किल के इस वाली साइड पर एस पॉइंट पर ये टेंजेंट का काम कर रही है। तो आप देखिए ए से दो टेंजेंट्स जा रही हैं सर्किल पर, इसीलिए ए पी और ए एस की जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। ए पी और ए एस बराबर होंगे। ऐसे आप देखिए बी से एक लाइन आ रही है जो कि सर्किल को पी पॉइंट पर टच कर रही है और बी से दूसरी लाइन जो है वो सर्किल को क्यू पॉइंट पर टच कर रही है। तो डी पी और डी क्यू क्या हो गए, सर्किल पर टेंजेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बी पी और डी क्यू भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे आप देखिए डी से क्या हो रहा है, डी से भी एक लाइन ऐसे आ रही है जो सर्किल को एस पॉइंट पर टच कर रही है और दूसरी लाइन जो यूँ जा रही है वो सर्किल को आर पॉइंट पर टच कर रही है। तो डी आर और डी एस क्या हो गए, टेंजेंट। डी आर और डी एस क्या हो गए, सर्किल पर टेंजेंट, इसलिए डी आर और डी एस क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। डी आर और डी एस दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट डी से निकल रहे हैं। इसलिए जो हमने हाई स्कूल में क्लास 10th में थ्योरम पढ़ रखा है कि एक ही बिंदु से निकलने वाले दो टेंजेंट्स जो सर्किल को टच करते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, इसलिए डी आर और डी एस भी इक्वल हो गए। उसी सेम रीज़न से सी आर और सी क्यू भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड वालों को जोड़ दे रहे हैं और राइट हैंड साइड वालों को जोड़ दे रहे हैं। तो ए पी और बी पी को जोड़ दिया तो ए बी बन गया। ठीक है, देखिए आप ए पी प्लस बी बी ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सी आर और डी आर को जोड़ा, ये देखिए सी आर और डी आर, देखिए आप सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर क्या बना रहा है, सी डी, तो सी आर प्लस डी आर की जगह सी डी लिख दिया। ऐसे हमने बी पी को जोड़ा है और इसको सॉरी इधर राइट हैंड साइड पर लेफ्ट वाले हो गए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा है। तो आप देखिए बी क्यू इतना हुआ और उसमें सी क्यू भी जोड़ दिया, बी क्यू इतना हुआ उसमें सी क्यू भी जोड़ दिया, तो आपको बी सी मिल गया। तो बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी बना रहे हैं। ऐसे आप देखिए ए एस और डी एस को हम जोड़ेंगे, तो ए एस और डी एस, देखिए आप इतना है ए एस और इतना है डी एस, ये वैल्यू क्या बना दे रहे हैं, ए डी, तो वहाँ ए डी हो गया। अब ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए बी कितना दिया, 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया, सी डी दिया 9 सेंटीमीटर लिख दिया, बी सी दिया यहाँ से भी देख सकते हैं, बी सी दिया 7 सेंटीमीटर वो लिख दिया, ए डी तो हमको निकालना है। तो ये 7 यहाँ प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू 8 प्लस 9 माइनस 7, तो 8 प्लस 9 17, 17 में 7 घटा दो 10, तो इसका सही आंसर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 68।
जिसमें कहा गया है कि हमको एक पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए सर्किल के अंदर पाई चार्ट के स्टाइल में हमको एक पैटर्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मिसिंग नंबर बताना, जहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो बताना है वहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 21, सी है 19 और डी ऑप्शन है 20। तो देखिए पहले हम इस यहाँ पे दो क्वेश्चन है, मैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसका सोल्यूशन ऐसे है कि आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न कुछ इस तरह से है कि अगर हम लोग ये 26 पर, पहले मैं आपको बताता हूँ, या एक काम करिए आप पहले 4 से समझिए। तो 4 में हमने क्या किया है, 4 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और प्लस का 2 करें, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 3 जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए 4 जो है, ये 4 के लिए ये 14 वैल्यू आ रही है। ऐसे हम लोग क्या करें, इस 9 को देखिए तो 9 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़ें, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 3 का होता है 27, और 27 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। तो समझ लीजिए इस 9 की वैल्यू दी है, इसके सामने वाली 29, ठीक है। ये 4 अपने सामने वाले 14 वैल्यू से जुड़ा हुआ है, ये 9 अपने सामने वाले 29 से जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर हम लोग 26 इंटू 3 करें और उसमें 2 जोड़ें, तो देखिए कितना आ जाएगा, 26 में जैसे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78, कितना आ जाएगा 78, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 26 जो है वो 80 से जुड़ा है, तो 4 जुड़ा था 14 से, 9 जुड़ा था 29 से, 26 जुड़ा अपने सामने वाले 80 से। ऐसे 6 में भी हम क्या करें, 6 में भी हम 3 मल्टीप्लाई करें, देखिए पहले वाले की हो गया, ये दूसरे वाले की हो गई, तीसरे वाले की हो गया, फिर चौथे वाले की करें, 6 इंटू 3 प्लस 2, बस कर क्या रहे हैं आप हर में देखिए, हर में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम 6 में भी 3 मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ते हैं, तो 6 3 का हो जाएगा 18, और उसमें 2 जोड़ दीजिए आ जाएगा 20, तो 20 है इसका सही आंसर, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आ जाएगा 20, इसकी जगह क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में मैंने दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41, एंड दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण क्या दिया है, एक्स की पावर 4 मतलब एक्स की घात 4 दी है, माइनस वाई की पावर 4 दी है, और इक्वल्स टू में 369। हम क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमको बतानी है। तो क्या 4 ऑप्शन है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी, या दूसरा ऑप्शन है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 5, और आखिरी ऑप्शन है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। पहली इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन दी हुई है एक्स की पावर 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन दी है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर 369, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखिए तो दो तरह से ब्रेक हो सकती है, कैसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई की पावर 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास है 369। आप जानते हैं इसको हम एक फॉर्मूला का यूज़ करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। उसी फॉर्मूले से इसको इवेल्युएट करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में हमारे पास है 369, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रख देंगे, यहाँ तो ये लिखा रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और
ऑप्शन सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफिकल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट नॉमिनल डेटा आर। ऑप्शन हैं बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम होगी, बार चार्ट होगी एंड हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। बार चार्ट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन एंड मानक इज फादर ऑफ राजन। Jagat is brother of Priya and Priya is daughter of Sachin. Then who is the uncle of Jagat? Options हैं राजन, सचिन, मानक, none of these. तो देखिए इसमें सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। डेटा में कहा गया कि राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। तो अगर आप यहाँ समझिए तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, राजन और ये मान लीजिए सचिन है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, राजन और सचिन में क्या रिलेशन है कि ये दोनों कैसे हैं? ब्रदर्स हैं। फिर अगली चीज़ ये मानक इज द फादर ऑफ राजन। तो मानक जो है, मानक का नाम अगर यहाँ पे लिखें तो मानक जो है ये फादर है किसके? राजन के। तो ये सिर्फ राजन के फिर फादर थोड़ी ना हुए, ये तो सचिन के फादर हो गए। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। एंड जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। तो जगत जो है वो प्रिया का भाई है और प्रिया जो है वो डॉटर है सचिन की। तो पहले आप इस डेटा को समझिए, सचिन की डॉटर कौन है? सचिन की डॉटर है प्रिया। ठीक है, और प्रिया के जो भाई हैं वो कौन है? जगत। तो जगत और प्रिया में क्या रिलेशन है? जगत और जगत जो है वो प्रिया के भाई हैं। ठीक है, तो जगत प्रिया के भाई हैं। तब आप एक चीज़ समझिए, जगत और सचिन में क्या रिलेशन है? जगत और सचिन की ये रिलेशन है कि जगत जो है, जगत इज सन ऑफ सचिन। ठीक है, जगत जो है वो क्या है? सचिन का बेटा है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि राजन का भाई है सचिन, तो राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। दूसरी चीज़, राजन के पिताजी मानक हैं, तो मानक फिर इनडायरेक्टली तो मतलब कह सकते हैं आप सचिन के भी पिताजी हुए। ठीक है, सचिन की बेटी का नाम क्या है? डॉटर कौन है उनकी? प्रिया। और प्रिया का भाई है जगत। तो अगर प्रिया सचिन की बेटी है तो जगत सचिन का बेटा हुआ। ठीक है, और जगत और प्रिया भाई भाई हैं। और सचिन के भाई कौन थे? राजन। तो राजन क्या हुए? जगत और प्रिया के चाचा। राजन कौन हुए? जगत और प्रिया के चाचा। तो जगत के अंकल कौन है? जगत के अंकल जो है वो कौन है? राजन। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये राजन के भाई सचिन, सचिन की बेटी है प्रिया और प्रिया के ब्रदर है जगत और जगत के चाचा कौन है? राजन। तो राजन इसका सही आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझको वीडियो की शुरुआत में ही बता देना था पर मैं बताना भूल गया हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55 सीरीज़ डी का, और ये क्वेश्चन है कि फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको इस क्वेश्चन में क्या है? क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी भी दी गई है। 0 से 20 के लिए 42, 20 से 30 के लिए 25, 30 से 40 के लिए 58 और 40 से 50 के लिए 40। वैसे तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा अटपटा लगा जैसा दिया गया है, पर चलिए जो दिया गया उसी में से हमने सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल दिया है। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें कुछ और लगता है कि कुछ और होना चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जैसा इन्होंने मटेरियल दिया था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये है कि देखिए क्लास 10 में तरीका सिखाया जाता था कि पहले आप क्लास इंटरवल लिख दीजिए। क्लास इंटरवल मैंने लिख दिया 0, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। वैसे तो ये एक हिसाब से होते हैं मगर ये पहला वाला जो इंटरवल है ये थोड़ा सा अजीब है। चलिए अच्छा, फ्रिक्वेंसी दी हुई 42, 25, 58, 40 सारी फ्रिक्वेंसी का जोड़ निकाल के उसको हमने n इक्वल्स टू लिख दिया 165। इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी एक हम लोग निकाल देते वो कैसे करते हैं कि पहले वाले को वैसे ही लिख दीजिए। 67 कैसे आएगा? 42 + 25 करके 67। फिर 67 में 58 जोड़ देंगे, 67 में 58 जोड़ के 125 लिख दिया। फिर 125 में 40 जोड़ के 165। ठीक है, 42 में 25 जोड़ा 67, 67 में 58 जोड़ा 125, 125 में 40 जोड़ के 165। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, अच्छा n हमारा था 165, तो आप n/2 निकाल दीजिए जो कि 165/2 82.5 आ जाएगा। अभी हमारे चीज़ देखिए कि 82.5 फ्रिक्वेंसी 125 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो हमारा ये 82.5 है, 82.5 जो हमारा निकला है ये किसके अंतर्गत आता है? इस 125 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मीडियन इंटरवल क्या होगा? 125 का इंटरवल क्या है? 30 से 40। तो मीडियन इंटरवल हमारा 30 से 40 होगा। ठीक है, तो अब
लोअर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 30। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इनमें एच क्या होता है, वैसे तो एच इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, जो बाकियों में तो 10-10 का चल ही रहा है, ठीक है, 30 20 30 30 40 40 50 में, तो एच हमने ले लिया 10। एफ कितना लिया गया, तो एफ तो आपकी फ्रिक्वेंसी है 125 के सामने वाली फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 58, तो आप 58 को ले लेंगे, ठीक है। 125 के सामने वाली फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 58 है, तो आप क्या करेंगे, इस 58 को ले लेंगे, ठीक है। 58 को आपने ले लिया, तो एन हो गया 30 यहाँ से आया है, ठीक है। एच हो गया 10, एफ हो गया 58 और सी क्या हो गया, सी है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको लेनी है, इसके ऊपर वाली ली जाती है, जिसके अंतर्गत आ रहा होता है उसके ऊपर वाली ले ली जाती है, तो सी हो गया 67। ये सारी चीज़ें हमने मीडियन निकालने के फॉर्मूले में रख दी, तो फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा है। फार्मूला क्या लिखा है, m = L + n/2 - c अपॉन f × h। L की जगह हम रख देंगे 30, n की जगह n/2 की जगह क्या रखेंगे 82.5, क्यों, क्योंकि ये देखिए n/2 मैंने यहाँ निकाल दिया था, n/2 हमारा निकला था 82.5, तो l की जगह 30 रख दिया, n/2 की जगह हमने क्या रख दिया 82.5 रख दिया। c देखिए 67 वो यहाँ रख दिया, f हमारा कितना निकला था, f यहाँ देखिए f हमारा ये रहा, f था 58, तो f की जगह 58 और c कितना था, c था 67, तो 67 h का 10, 30 की जगह 30 लिखा रहेगा प्लस 82.5 माइनस 67 15.5 आ जाएगा, ठीक है। 82.5 में 67 घटाएंगे तो 15.5 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 58 है इंटू 10 से 15.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 155, ठीक है। 15.5 को 10 से गुणा करेंगे 155 आ जाएगा, तो ये आ गया 30 प्लस 155 घटे 58, 155 को 58 से भाग देने पर कितना आएगा 2.67, ठीक है। तो 2.67 आ गया, तो 2 दिने 32.67, तो इसका आंसर कितना आ गया 32 इसका आंसर कितना बना, ऑप्शन नंबर डी 32.67। तो देखिए इन वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में बताया जा रहा है कि हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो जितने डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन का आंसर निकाल के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए कि हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और अगर आपको कोई और चीज़ बतानी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप कुछ भी बता सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ अलग से करने को आइडिया मिल रहा है तो उसके बारे में। तो देखिए एक और क्वेश्चन जिसको मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ अच्छे से, आपको फुल एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा। तो मैं आपसे अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप ही के फ़ायदे के लिए, क्योंकि इतने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है रीजनिंग और मैथ्स का UPPSC के पेपर का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn मेजर्ड फ्रॉम 50 इज -10 and the sum of deviations from 46 is 70, then the number of observations is options है 10 40 20 या 30। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। हमें सॉल्यूशन ये कि पहली चीज़ पढ़ने का है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, x1 से लेके xn तक, मतलब कुल n ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। कितने n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इन n ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन अगर हम मेजर करते हैं कहाँ से, 50 से। तो देखिए ऑब्जर्वेशन है xi, ऑब्जर्वेशन होता है xi ऑब्जर्वेशन होता है, और डेविएशन जहाँ से कहा जाए उसको xi में माइनस करना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम 50, ठीक है, तो डेविएशन फ्रॉम 50 का क्या मतलब है, डेविएशन फ्रॉम 50 का मतलब होता है xi माइनस 50, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है xi, डेविएशन फ्रॉम 50 का मतलब है किसका डेविएशन, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। डेविएशन ऑफ xi फ्रॉम 50, डेविएशन ऑफ xi फ्रॉम 50 क्या होगा, xi माइनस 50। और हमसे क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द डेविएशंस, ठीक है। तो इन डेविएशंस का सम भी चाहिए, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, xi है ऑब्जर्वेशंस, xi है ऑब्जर्वेशंस। दूसरी चीज़ ने क्या कहा, डेविएशंस ऑफ दीज xi's का मतलब है x1 x2 अप टू xn, ठीक है।
x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये सब क्या है xi, मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है। और इन एक्साइज का मतलब है x1 x2 अप टू xn, इनका डेविएशन 50 से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, xi माइनस 50 के द्वारा। और हमसे कहा गया उनका सम, तो सम के लिए सिग्मा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सम के लिए डिस्क्रीट सम के लिए सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। और बताया गया कि वो सम कितना है, -10, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50 इज -10, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा xi माइनस 50 इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब हमने इस सिग्मा को अलग अलग पर लगा दिया, ठीक है। सिग्मा को हमने क्या किया, अलग अलग पर लगा दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको बहुत एडवांस्ड मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बहरहाल अभी समझ लेते हैं कि सिग्मा xi माइनस, अच्छा 50 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 50 बाहर आ जाएगा सिग्मा के। 50 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो नहीं बदलने वाली, तो सिग्मा क्या बाहर ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा -50 सिग्मा 1 इक्वल्स टू -10। अगले स्टेप में क्या हुआ, सिग्मा xi माइनस 50n। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सिग्मा 1 की जगह n कैसे आ गया, तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिग्मा 1 जो लिखा है, सिग्मा 1 जो लिखा है, ये सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस सिग्मा की इंडेक्सिंग हो रही है 1 से लेकर n तक। क्यों, इस सिग्मा की इंडेक्सिंग 1 से n तक क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर n ऑब्जर्वेशन है। कितनी है, 1 से लेकर n ऑब्जर्वेशन, जैसे x1 x2 अप टू xn। एक पहली ऑब्जर्वेशन x1 से लेके xn तक है, तो n ऑब्जर्वेशन है, इसलिए i का इंडेक्स 1 से n तक जा रहा है। इंडेक्स हमारा सिग्मा का 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 जो है वो कितनी बार ऐड होगा, सिग्मा क्या करता है, सिग्मा नंबर को लिखता है, फिर एक प्लस लगाता है। क्या करता है, सिग्मा क्या करता है, उस पर्टिकुलर नंबर को जो आपने सिग्मा के बाद लिखा है उसको जोड़ता जाता है। कब तक जोड़ता है, जहाँ जितना इंडेक्स चलता है, ठीक है। तो सिग्मा के बाद 1 लिखा है, तो ये क्या करेगा, 1 को जोड़ता जाएगा। 1 को क्या करेगा, जोड़ता जाएगा सिग्मा। कब तक जोड़ेगा, 1 से लेके n तक। कितने तक जोड़ेगा, 1 से लेके n तक, ठीक है। तो ये 1 आपस में जोड़ते जाएंगे, कब तक जुड़ेंगे, n टाइम्स तक, ठीक है। कब तक जुड़ेंगे, n टाइम्स तक। और n बार अगर आप 1 को जोड़ोगे तो n ही आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को 2 बार जोड़ते हो, 1 को 2 बार जोड़ते हो तो 2 आता है। 1 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि 1 को अगर आप 2 बार जोड़ते हो तो 2 आता है, 3 बार जोड़ते हो तो 3 आता है, 4 बार 1 को जोड़ोगे 4 आएगा। तो ऐसे ही अगर 1 को आप n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या बना, सिग्मा xi माइनस 50 सिग्मा 1 बराबर -10, और वो क्या बन गया, सिग्मा xi माइनस 50 और सिग्मा 1 की जगह क्या आ गया, n आ गया। यहाँ से सिग्मा 1 की जगह क्या आ गया, n आ गया, ठीक है, बराबर -10। देयरफॉर अच्छा सिग्मा xi की जगह y ले लिया गया है, ठीक है। कि मतलब x1 x2 अप टू xn अगर आप जोड़ते जाओगे, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए सिग्मा xi का क्या मतलब है, सिग्मा xi जो है इसका ये भी i 1 से n तक जा रहा है, इसका भी मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बस x को जोड़ता जा रहा है, और कहाँ तक, 1 से शुरू करके n तक, ठीक है। और इस पूरी चीज़ को हमने क्या ले लिया है, इस पूरी चीज़ को हमने y ले लिया है। मान लिया कि x1 x2 अप टू xn जुड़ेंगे आपस में तो कुछ y बन जाएगा, कोई y वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। देयरफॉर y इसकी जगह y ले लिया गया, y माइनस 50n बराबर -10। सेम टू सेम नीचे किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 46 is -70, तो जैसे अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया सिग्मा xi माइनस 46 बराबर 70। सिग्मा अलग अलग लगा तो सिग्मा xi माइनस 46 की एक कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा के बाहर आ जाएगी, तो 46 सिग्मा 1 बराबर 70, ठीक है। और सिग्मा xi माइनस 46 सिग्मा 1 की जगह n क्यों लिया गया वो मैंने अभी आपको बता दिया, इक्वल्स टू में 70। सिग्मा xi की जगह y क्यों लिया वो भी मैंने आपको बता दिया, और माइनस 46 है बराबर 70। तो देखिए आपके पास 2 इक्वेशंस बनी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 को कैसे लिखा है, हमने माइनस के 50n को इक्वल के उधर ले जाके प्लस का 50n बना दिया। तो y इक्वल्स टू बन गया, ये 50n को हमने इस माइनस के 50n को इक्वल के इधर दे दिया, ठीक है। तो ये प्लस का 50n और माइनस का 10 बन गया। इस
इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। और दूसरी वाली इक्वेशन में क्या किया, इस -46n को इक्वल के इधर भेज दिया, तो ये बन गया y इक्वल्स टू प्लस का 46n और प्लस का 70। इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक को 3 बना लिया, एक को 4, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। दोनों के जो बाएं हाथ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 में अगर आप देखिए तो बाएं हाथ पर दोनों में y है, दोनों पर लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ पर y है, तो y के बराबर है, सीधी बात y के बराबर है, मतलब दोनों के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड यानी दोनों के दाएँ हाथ पर जो भी लिखा है वो भी बराबर होगा। तो इन दोनों के बाएँ हाथ पर लिखी चीज़ बराबर है तो दोनों के राइट हैंड साइड की चीज़ भी बराबर हो जाएगी। तो हमने वही लिखा 50n - 10 बराबर होगा 46n + 70 के। n वालों को एक साथ करेंगे और बिना n वालों को एक साथ। तो 50n के पास हमने क्या किया, इस 46n को लिया है, ठीक है। इस 46n को हम 50n के पास लिया है, तो 46n उधर प्लस का था, बराबर के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 50n - 46n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70, और ये 10 उधर जाएगा बराबर के, तो 10 इधर माइनस का था, इक्वल के उधर कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 50n में से 46n के 4n बचे, 70 + 10 80 हो गया। ये 4n में 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर 80/4, n आ गया 20। तो सी ऑप्शन जो है 20 है, वो इसका सही ऑप्शन है। तो देखिए अगला हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 सीरीज़ डी का। इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़ इस तरह से दी है। पहला सीरीज़ का नंबर है 2/3, दूसरा है 4/7, तीसरा तो क्वेश्चन मार्क है, वही हमको ढूंढना है, और 11/21, और चौथा है आखिरी है 16/31। 4 ऑप्शन आपको दिए, वो आपको दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे ढूंढा जाएगा। तो आप देखिए पहला आपको दिया है 2/3, तो 2/3 से अगला वाला आपको कैसे मिल सकता है, ऊपर जोड़िए 2 और नीचे 3 में क्या जोड़िए 2 का मल्टीपल मतलब 2 × 2 जोड़िए, तो इसका हो जाएगा ऊपर तो 4 बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, नीचे देखिए 3 × 2 = 6, सॉरी ये बन रहा है 2 × 2 = 4, और 4 में 3 जोड़ दीजिए आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखिए 11/21 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 11/21 में अगर आप क्या जोड़ें, 11 में जोड़ें आप 5, 11 में जोड़ें 5, और नीचे क्या जोड़ें 21 में आप जोड़ दें 5 × 2, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 11 + 5 16, और नीचे मिल जाएगा 21 + 10, फिर आ जाएगा 16 + 31। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे। पैटर्न ये है कि ऊपर वाले में जो नंबर आप जोड़ें, नीचे वाले में उसका 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ें, ठीक है। जैसे बात समझिए, अगर हम 4/7 में अगर हम लोग 4/7 में क्या जोड़ दें, 4/7 में अगर हम लोग जोड़ें, ऊपर जोड़ दें 3, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ा था, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, और नीचे 7 में 3 × 2 करके जोड़िए, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, और नीचे आ जाएगा 7 + 3 × 2 = 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/13, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर है 7/13, इसका सही आंसर है। पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि 7/13 सही है कि नहीं, तो एक काम करिए, देखिए पहले वाले में हमने 2 को जोड़ा था, दूसरे ये पहला वाला है, ठीक है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, दूसरे वाले में हमने 3 को जोड़ा है। अब आप तीसरे वाले में क्या करिए, तीसरे वाले में ये आपका 7/13 आया, ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 7/13 में क्या करिए आप, 7 में 4 जोड़िए, और नीचे क्या करिए 13 में 4 × 2 करके जोड़िए, तो ऊपर 7 + 4 11 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 13 + 8, तो ये आ जाएगा 11/21, ठीक है। तो इसका मतलब 7/13 जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। और देखिए 11/21 से ये चौथा वाला इसको भी हमने करके आपको दिखा दिया। तो पहले वाले में 2 जोड़ा, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4, और चौथे वाले में 5, और नीचे क्या किया 2 × 2, इसमें 3 × 2, इसमें 4 × 2, इसमें 5 × 2, ठीक है। तो 7/13 सही। तो देखिए अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, इनके अलावा जो क्वेश्चंस आपको जानने हैं, तो मैंने पार्ट 1 भी बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाके इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से इसके पहले वाली वीडियोस के भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और मैथ के, वो मैं आपको एक अलग वीडियो अगली बना के पार्ट 3 उसमें आपको दे दूँगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि 5 लेटर्स का एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इसके बाद वाला लेटर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से। तो आप देखिए y में अगर आप -2 करेंगे तो आपको
2 कदम पीछे जाएंगे तो W मिलेगा, और W में अगर आप 3 कदम पीछे जाएंगे तो आपको T मिल जाएगा। ऐसे T में अगर आप 4 कदम पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। और P में अगर आप 5 कदम पीछे चले जाएंगे तो आपको K मिल जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ये, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप Y में 2 कदम पीछे जाएंगे तो W मिलेगा, W में अगर आप 3 कदम पीछे जाएंगे तो आपको T मिल जाएगा, T में 4 कदम पीछे जाएंगे तो आपको P मिल जाएगा, और P में अगर आप 5 कदम पीछे जाएंगे तो आपको K मिल जाएगा। K इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।